तो आपको मैं समझा रहा था 2 उदाहरणों से गाड़ी वाले टायर से। तो एक होता है कि प्रॉपर मानकों से उतरकर आपने गाड़ी पे टायर लगाया और तब आप उसमें बैठे, तो आपने तब चेक किया, तो आप बेफ़िक्र होकर उस गाड़ी में जा सकते हैं। दूसरा कि आपने डायरेक्ट कंपनी ने टायर बनाया और आप डायरेक्ट चेक अपनी गाड़ी पे कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है कि वो टायर अच्छा निकले, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना निकले, लेकिन पहले से चेक किया होगा, तो आप बेफ़िक्र होकर उसमें कह सकते हैं कि आप अपनी सवारी कर सकते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार जो पहले वाली कंडीशन थी वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के साथ होती है, जबकि दूसरी वाली जो कंडीशन है वो टीचर मेड टेस्ट के साथ होती है। वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि सही ढंग से छात्र के ज्ञान का मापन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो अब बात करता हूँ मैं आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग की। ये भी बहुत बार एक कंसेप्ट आता है कि यानी कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है और जो उपचारात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, तो इसमें अंतर आता है बहुत बार इसका कंसेप्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इस टीईटी सीटीईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो मैं बता दूं आपको, जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं ये भी एक प्रकार के उपलब्धि परीक्षण ही होते हैं, परंतु इनका क्षेत्र थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। ठीक है, और इनके आयोजन का उद्देश्य व्यापक रहता है, बजाय जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट का था। अचीवमेंट टेस्ट का जो आयोजन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि छात्र ने वर्ष भर में कितना सीखा, बस, और उनको हम अंकों में प्रदर्शित कर देंगे। जो उसका वो सीखा हुआ ज्ञान था या कौशल था, उसको एक मार्कशीट में अंकों में हम क्या कर देंगे, उसको कलेक्ट कर देंगे। ये अचीवमेंट टेस्ट में ये होता है। जबकि निदानात्मक जो क्या होते हैं टेस्ट होते हैं या परीक्षण होते हैं, इनका उद्देश्य आयोजन की दृष्टि से काफ़ी व्यापक होता है। ये सिर्फ छात्र का ज्ञान चेक नहीं करते, बल्कि मैं अगर सीखने के दौरान क्या बाधाएं आई हैं या आपका रिजल्ट कमज़ोर क्यों रहा, छात्र कमज़ोर क्यों निकले इस विषय में, या विषय में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया, इसका पता लगाना भी किसका काम होता है, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट का होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि डायग्नोस्ट जो शब्द है वो मेडिकल फील्ड का है। मेडिकल यानी हॉस्पिटल, डॉक्टर, इनसे आप काफ़ी ये शब्द सुन के आए हैं। आप जानते हैं कि जब कोई भी आदमी बीमार होता है, जब वो हॉस्पिटल जाता है, सपोज फीवर है उसको, तो डॉक्टर उसको फीवर के बिना चेक किए कोई भी दवाई नहीं देता है। सबसे पहले पता करता है कि उसको बुखार जो है वो किन कारणों से है, उसकी पूरी हिस्ट्री पता करता है, यानी कि पूरा उसका निदान करता है, और अंत में फाइनल में डिसीजन पे पहुंचता है कि जो बुखार आया इस कारण आया, ताकि वो सही दवाई दी जा सके। आप जानते हैं कि बुखार आने के अनेक कारण हो सकते हैं, वैसे ही बच्चे के भी कमजोरी के अनेक कारण हो सकते हैं। इसी विषय में पिछड़ने के छात्र के भी अनेक कारण हो सकते हैं, न कि सिर्फ उसका आईक्यू। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ने में ही कमजोर है, ऐसा नहीं है। बहुत बार कुछ लोग वातावरण को दोष देते हैं, कुछ लोग बुक्स को दोष देते हैं, कुछ लोग घर की गाइडेंस को दोष देते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन वास्तव में एग्जिट जो रीजन है बैकवर्ड होने का, वो क्या कारण है, पिछड़ने का क्या कारण है। उसी प्रकार जैसे कि डॉक्टर कारणों का पता करके निदान करने के लिए डायरेक्ट फिर एक दवाई देता है और उससे छात्र या बच्चा जो होता है ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए हम। उपलब्धि परीक्षण सिर्फ यह बताता है कि छात्र इस विषय में पिछड़ गया है, ठीक है, फलाने फलाने विषय में वो पिछड़ गया है। जबकि निदानात्मक परीक्षण पिछड़ेपन के कारणों को भी ढूंढता है, यानी कि वो निदान करता है, वो कारणों को भी ढूंढता है। तो छात्र के पिछड़ेपन के होने के जो कारणों को ढूंढना ही निदान कहते हैं हम। ठीक है, छात्र की असफलता का ज्ञान लगाना निदानात्मक परीक्षण का ही कार्य है। ठीक है, और निदान करने के लिए शिक्षक अलग अलग कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, वास्तव में यह एक उत्तम शिक्षण है या प्रशिक्षण कह सकते हैं। बहुत बार शिक्षण भी बोला जाता है इसको, कोई इसको डायग्नोस्टिक टीचिंग भी बोलता है। तो ये टेस्ट है। वैसे निदानात्मक करने के लिए शिक्षक अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, मैं बता चुका हूँ। और वास्तव में ये क्या है, उत्तम परीक्षण है। इससे छात्र को उसकी वास्तविक जो स्थिति है उसका ज्ञान कराया जाता है। तो निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट में टीचर क्या करता है, टीचर पहले सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं इसके, यानी कि वो पहले उन विद्यार्थियों को ढूंढता है जिन्हें वास्तव में सहायता चाहिए। सहायता किस वे में, सुधार करने में। ठीक है, पहले वो ऐसे विद्यार्थियों को ढूंढता है जिनको वास्तव में सहायता चाहिए। दूसरे देखता है कि उन विद्यार्थियों ने त्रुटि कहाँ हो रही है, जो उन्होंने गलती की वो गलती हो कहाँ रही है। और तीसरा ये देखता है कि त्रुटि हो क्यों रही है। तो 3 स्टेप इसके हैं। पहले उन व्यक्तियों को या उन छात्रों को ढूंढना जो वास्तव में कमज़ोर हैं। दूसरा कि वो कमज़ोरी कहाँ है, और अगली क्यों हो रही है, यानी कि जो त्रुटि कर रहा है स्टूडेंट, सीख नहीं पा रहा है, वो क्यों हो रही है। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। कारण की बात करूँ, बच्चे पर ध्यान न देना हो सकता है, टीचर उस पर अच्छे ढंग से ध्यान न दे पाए हों वर्ष भर। ठीक है, या पेरेंट्स भी न दे पाए हों। बहुत बार छात्र कह सकते हैं कि रेगुलर स्कूल में नहीं आते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो अनुपस्थित रहते हैं। तो अनियमित जो उपस्थिति होती है वो कारण हो सकता है। ठीक है, कोई बीमारी,
बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है, वो एक कारण हो सकता है। आप जानते हैं कि अगर छात्र बीमार है तो सीखने में रुचि नहीं लेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। और विषय की कठिनाई हो सकती है, छात्र उस विषय को स्पेशल बहुत ही टफ मानता हो, उसकी दृष्टि नकारात्मक उसके प्रति बन चुकी हो। और एक और कारण भी हो सकता है वो समझ का स्तर, यानी कि वो समझ ही ना पा रहा हो वास्तव में। तो ये जो ये स्तर है ये कहीं आईक्यू से लेवल का स्तर है, यानी कह सकते हैं कि उसके आईक्यू से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। तो समझ का स्तर भी एक कारण हो सकता है। तो अनेक कारण हो सकते हैं किसी एक चीज़ के पीछे, समझ रहे हैं। तो छात्र सीख क्यों नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही पहलू ना देखा जाए। एक अच्छे टीचर होने के नाते आपको उसके सभी पहलुओं को देखा जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूँ। मैं एक गणित शिक्षण का छोटे बच्चों के लिए एक उदाहरण लेता हूँ। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को गणित, और आप पढ़ा रहे हैं कि समेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का योग। और आपने बहुत अच्छे मेथड से पढ़ाया, एक अच्छे टीचर हैं आप, बहुत सारे अच्छे टीचिंग मेथड से पढ़ाया, आपने टीएलएम यूज किया, बच्चों को बताया। फिर आपने देखा लास्ट में आपने अचीवमेंट टेस्ट दिया बच्चों को, और बच्चों की परफॉर्मेंस या मार्क्स के आधार पर देखा तो कुछ बच्चों ने बिल्कुल उसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। जबकि आपको फिर लगा था कि मैंने तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया, ऐसा कैसे हो गया। तो पहले तो ऐसे बच्चों की पहचान की गई कि किन किन ने ये सही ढंग से नहीं किया, ठीक। दूसरी बात आई कि गलती कहाँ की इन्होंने, ये देखा जाना चाहिए। उन बच्चों की लिस्ट बनाई और उस प्रत्येक बच्चे का देखे इस बच्चे ने गलती कहाँ की, और अब है कि क्यों की। तो ये तीनों कारण देखे जाने चाहिए। तो फ्रैक्शन का ऐड आपने सही ढंग से सिखाया तब भी बच्चे नहीं सीख पाए, तो इसके पीछे आपको लगा कि इसको कह सकता है इसने ध्यान नहीं दिया, या तो इसको दिमागी इतना है, यही बोलते हैं अमन टीचर, इसका दिमागी इतना है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ना सीखा हो? ऐसा भी हो सकता है कि उसने फ्रैक्शन की पूरी सीखने की विधि आपको जो बताया है वो बिल्कुल सीख चुका है, लेकिन फिर भी उसने गलत किया। इसके पीछे कारण क्या है? प्रीवियस नॉलेज। याद रखिए, पूर्व ज्ञान। यानी कि जब 6 में आप ये पढ़ा रहे थे तो कक्षा 5वीं तक जिस स्कूल में था, जिस टीचर ने उसको गणित पढ़ाया, क्या उसको बॉड मास, यानी कि जो बॉड मास का साधारण सा एक फार्मूला होता है, ठीक है, पहले भाग कीजिए फिर गुणा कीजिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस ढंग से सिखाई जाती हैं, क्या उसने सही ढंग से सीखी हैं? अगर छात्र को जोड़ना भाग देना ही नहीं आ रहा तो किस हालत में बताओ अंश और हर वाले योग कर पाएगा? मुझे लग रहा है वो किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा, आप चाहे उसको किसी भी मेथड से पढ़ाओ, क्योंकि उसका पूर्व ज्ञान या कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ही उसके बारे में बिल्कुल ख़त्म है। तो सबसे पहले निदान किया जाना चाहिए कि उसको जोड़ घटाना वास्तव में आ नहीं रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद जो आता है रेमेडियल टीचिंग। तो मैं बता दूँ आपको, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। हमेशा डायग्नोस्टिक करने के बाद या डायग्नोसिस जब आप करते हैं तो उसके बाद उपचार करते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी करता है, पहले रोग का पता करता है फिर इलाज करता है। उसी प्रकार टीचर का भी छात्र में कमियों को पहले ढूंढता है फिर इलाज के लिए जाता है। तो यानी अब उपचारात्मक शिक्षण करता है। उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से कहूँ मैं तो निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं आपकी जो रेमेडियल टीचिंग कम्स आफ्टर प्रॉपरली डायग्नोस्टिक टीचिंग। जब आपको छात्र की कमजोरियों का पता चल गया कि उसका भाग और जोड़ या कुछ बॉड मास जैसी उनमें समस्या आ रही है, तो उनको सिखा दीजिए बच्चे को, ओबियसली वो अपना भी क्या करने लग जाएगा, फ्रैक्शन के ऐड सॉल्व करने लग जाएगा। तो आपने निदान यहाँ पे के साथ साथ उपचार भी कर लिया। उपचार करना समस्या की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ध्यान दें। समस्या कैसी है पहले उसका पहचान की जानी चाहिए। समस्या की पहचान जब तक नहीं होगी तो समाधान आपको नहीं मिलेगा। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, किसी ने कहा भी है कि समस्या की पहचान करना आधी समस्या को सॉल्व करना है, समझ गए। यदि आप कहीं भी समस्या की पहचान कर लेते हैं तो आपकी आधी समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और उपचारात्मक शिक्षण तब तक चलता है जब तक छात्र में वो कमजोरी दूर न हो जाए। उपचारात्मक शिक्षण का एक कार्य यह है कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए उस कमजोरी को दूर करना, बल्कि मैं ऐसी व्यवस्था करना कि उसमें वो फिर वो गुण कभी आए ना, वो कमजोरी कभी दिखे ही ना। मतलब जैसे कि बीमार के लिए होता है कि कुछ अभी टेम्परेरी कुछ दवाई खिला दी, हाँ जी बुखार के लिए ये वाली दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बुखार चढ़ने लग जाता है। लेकिन आप डॉक्टर जब प्रॉपर ढंग से निदान करता है तब होता क्या है, वो आपका इलाज कर देगा तो आपको फिर वो रोग होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर उसी प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण भी होता है। इसमें टेम्परेरी कोई भी परेशानी को दूर नहीं किया जाता, बल्कि में कोशिश ऐसी की जाती है कि वो फ्यूचर में दोबारा उत्पन्न ही ना हो छात्र में, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के भी अनेक क्षेत्र हैं। आप जानते हैं कि छोटी कक्षाओं में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं ये विधियाँ, जैसे कि वाचन के दौरान जो आने वाली समस्याएं हैं पढ़ने में, रीडिंग के दौरान, तो बहुत सारी भाषाई कौशलों में इसलिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं उपचारात्मक शिक्षण वगैरह। आजकल समस्या छात्र को पढ़ना ही नहीं आता है तो वो समझेगा कहाँ से? समझ रहे हैं आप बात? पढ़ना ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो आप उसको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको तो अभी पढ़ना तक नहीं आ रहा, तो कमजोरी पढ़ने से रिलेटेड है और आप देख कुछ और रहे थे।
बच्चे को आता सब कुछ है, एग्ज़ाम में कुछ लिख नहीं पाया क्योंकि उसके लेखन कौशल में कमी थी, तो यानी राइटिंग एक इस क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। स्पेलिंग, आजकल स्पेलिंग यानी कि उच्चारण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उच्चारण नहीं कर पाता या स्पेलिंग प्रॉपर ढंग से नहीं लिख पाता, इन चीज़ों में दोष हो सकते हैं, इनकी कमियों को देखा जाना चाहिए, इनका प्रॉपर ढंग से कह सकते हैं निदान किया जाना चाहिए और देन रेमेडियल टीचिंग उसको दी जानी चाहिए। भाषा भी एक बड़ी समस्या है हमेशा, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा का ज्ञान, जैसे कि आजकल बेसिकली हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनी होती है, अंग्रेजी विषय को अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, विज्ञान में कोई टॉपिक वो पढ़ रहे हैं और उसको अभी अंग्रेजी का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता और परिभाषा उसको लिखनी होती है इंग्लिश में, तो कोशिश वही उसके रटने की होती है, सिर्फ समझने पे बिल्कुल जोर नहीं होता है क्योंकि वो अंग्रेजी को समझता ही नहीं है, तो कंसेप्ट को समझेगा कि कैसे, आप बताइए। तो भाषा एक फैक्टर हो सकती है, ये भी देखिए। और अंक गणित में बहुत सारे डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग का प्रावधान है, कह सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच गणित के प्रति जो भय बना होता है वो अनेक ऐसी बेसिक कंसेप्ट के कारण होता है, जैसे कि मैं फ्रैक्शन के ऐड वाले में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अंक गणित में भी ये विधियाँ यूज की जा सकती हैं। तो कुल मिला के अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट में अंतर सिर्फ उनके आयोजन की दृष्टि से है। इसका आयोजन सिर्फ ये पता करना है कि छात्र को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, उसने कितनी प्रगति की है, जबकि उसका कार्य डायग्नोस्टिक टेस्ट का ये कार्य है कि छात्र को उसकी कमजोरियों से भी रूबरू करवाना, ताकि उनमें उसके लिए प्रॉपर रेमेडियल टीचिंग की जा सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप थोड़ा तैयारी कीजिए। उम्मीद है आप घर ही में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।